जोहार साथी। आज हम लोग एक और संवेदनशील मसले पर बात करेंगे, यानी आरक्षण के बारे में। आरक्षण के प्रावधान के बारे में झारखंड में उसकी क्या स्थिति है इस पर, क्योंकि आप सब समझते हैं, आज जानते हैं और देख रहे हैं कि अस्मिता और पहचान के नाम पर जो और उस पर मंडरा रहे संकट के नाम पर झारखंड में जो दो सामाजिक संगठन, दो प्रमुख आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय आपस में जिस तरह से कसकर भिड़ा हुआ है और लगातार आंदोलित है, वो कहा तो जा रहा है कि हम अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए, और एक पक्ष कह रहा है कि हम उसको हासिल करने के लिए इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम आदिवासी हैं और आदिवासी हमको माना जाए, आदिवासी मानने का एक जो है जनजातीय सूची में, एसटी सूची में हमको शामिल किया जाए, मूल ये लड़ाई चल रहा है। तो कुल मिला के यदि बेबाकी से कहा जाए, स्पष्ट रूप में कहा जाए, तो ये ठीक है, अस्मिता की लड़ाई है, पहचान की लड़ाई है। और जो कुर्मियों को लगता है कि जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, आदिवासी होते हुए उनको आदिवासी नहीं माना जा रहा है, वो अन्याय है। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मूल जो है वो सब जानता है कि कुर्मी क्या चाहते हैं और आदिवासी क्यों उसका विरोध कर रहा है। यानी ले दे के मामला ये है कि कुर्मियों को लगता है कि ओबीसी श्रेणी में जो उनके लिए आरक्षण है वो नाकाफी है, या ऐसे भी चूंकि वहाँ जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम एसटी सूची में शामिल हों, जहाँ भरसक स्थिति ज़्यादा आसान उनको लग रहा है। और इसलिए और आदिवासी समाज के बारे में, जैसे मेरी तो अपनी धारणा है, हम भी बहुत दिन से हैं झारखंड में और देख रहे हैं ये सब मसला ये कुछ दिनों से चल रहा है। नहीं तो हम लोग बड़े पूरे अधिकार से कहा करते थे, अब पूरे विश्वास के साथ कहा करते थे कि आदिवासी समाज को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। आरक्षण, राशन कार्ड, ये वो जो चीज़ें सरकार देती है, वो तो मेहनत कश जीव है, लोग मेहनत करते हैं और अपना वो और उसका फल जो भी हासिल कर होता है उसको प्राप्त कर उससे सुकून के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं, इसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब वहाँ भी एक चेतना, उसमें वहाँ भी लोगों में ये एक समझ, खास करके जो लोग उसका लाभ उठा चुके हैं, उठा रहे हैं, वो उनको लगता है कि आरक्षण का क्या महत्व है। और अभी की स्थिति में जबकि रोजगार का और ज्यादा संकट है, खेती बाड़ी यानी कृषि व्यवस्था टूट रही है, लोग रोजगार का साधन घटता जा रहा है, अपना स्वस्थ माने स्वावलंबन वाला जो अपने तरीके से जीने का तरीका था वो कम हो रहा है। तो ले दे के सबों को लगता है कि किसी तरह किसी नौकरी में घुस जाना, किसी प्राप्त कर लेना, और उसके लिए आसान तरीका यही लगता है लोगों को कि उनके पास आरक्षण से इसका लाभ होगा। आदिवासी समाज भी इस बात को समझने लगा है और कुर्मी समाज तो समझ ही रहा है बखूबी, और इसीलिए वो परेशान है किस तरह एसटी सूची में शामिल हो जाए। लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि झारखंड पर भी अब आरक्षण का भूत मंडरा रहा है, सवार है और लोगों को आंदोलित कर रहा है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू जो है वो ज्यादा चिंतनीय, गंभीर है। वो ये कि आरक्षण
जो है, कभी हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि आरक्षण की स्थिति क्या है? हम तो व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं और जो मेरे संपर्क के लोग हैं, चाहे विद्यार्थी हों, ग्रामीण समाज हो, चाहे उन लोगों को पता ही नहीं ठीक से आरक्षण क्या होता है, आरक्षण है तो उसका क्या लाभ है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है समाज अभी। खास करके आदिवासियों के बारे में कह सकते हैं आप। पढ़े-लिखे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, ठीक से नहीं जानते हैं कि आरक्षण क्या, क्या उससे लाभ हो सकता है और कैसे उसको उठाया जाए। उसमें उसमें 2 तरह के आदिवासी हैं, सब जानते हैं। जो जो ईसाई आदिवासी हैं, वो ज़्यादा प्रबुद्ध हैं और उनमें ज़्यादा समझदारी है और उसका लाभ भी ले रहे हैं, तो वो जानते हैं कि आरक्षण का क्या मतलब है। लेकिन एक सामान्य जो जो आदिवासी है समाज, उसमें वहाँ के युवाओं में एक तो शिक्षा का स्तर ही बहुत खराब हालत में है और इसके बाद भी उनको बहुत जानकारी डेप्थ में नहीं है। लेकिन मेरा तो दावा ये है कि बहुत सारे लोग भी नहीं जानते हैं कि आरक्षण क्या है, झारखंड में आरक्षण अभी कितना है और झारखंड में जो है उसकी स्थिति क्या है। तो उस कुल मिला के जो इसमें हम लोग आज संक्षेप में बात करेंगे और 2 पहलू पर बात करेंगे। एक तो आरक्षण क्या है? आरक्षण झारखंड में स्थिति क्या है? किस तरह का मिला हुआ है और किस दिशा में जा रहा है? और दूसरा कि जो भी आरक्षण है, उसका कितना लाभ आप उठा पा रहे हैं, वो क्या स्थिति है? क्योंकि वो जो दूसरा सवाल है वो इतना भयानक है कि सर चकरा जाता है उसको देख के और समझ के। और कई जानकारों से हम लोग दरियाफ्त किए कि वो आरक्षण जो है, तो उससे कितना लाभ समाज को मिला है, जो दिखाई दे रहा है। कृपया लोग बताएँ, कहीं कोई जानकारी नहीं है ठीक-ठीक। तो खैर पहले पहले तो हम लोग जान लें आरक्षण क्या है। उस फिर अपनी बात हम दोहराते हैं कि ठीक है, ये पहचान और अस्मिता की लड़ाई और ये वो है, लेकिन नंगे रूप से निर्मम सच्चाई यही है कि आरक्षण को लेकर ये छीना-झपटी है और उसको लेके ये सारा आंदोलन चल रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। एक और वो उसकी वजह यही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट रही है, स्वावलंबन वाला जो समाज था, अपने बलबूते जीने वाला समाज, वो व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, ज़्यादातर लोग चाहने लगे हैं कि नौकरी नौकरी एक सहारा है, एक मजबूत हो सकता है और उससे उससे आरक्षण से उसको लाभ है, लाभ होता है उसमें और इसीलिए ये प्रतिस्पर्धा, ये बड़ी सच्चाई तो ये है कि रोज़गार निरंतर कम होता जा रहा है। आरक्षण के लिए लड़ाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो विकराल समस्या ये है कि आरक्षण यानी कि रोज़गार ही नहीं रहा है। पब्लिक सेक्टर्स में रोज़गार मिलता था, वो खत्म हो रहा है। सरकारी महकमे में रोज़गार मिलता था, वो निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। ज़्यादातर काम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट पर चला रहे हैं अभी करके हर तरह का। तो खैर संकट क्यों है रोज़गार का, इस एक अलग विषय है। आरक्षण के बारे में हम लोग बात करें कि वस्तु स्थिति क्या है? तो भाई सीधा मोटा-मोटी ये है कि आज़ादी के बाद या उसके पहले ही जो अम्बेडकर और गांधी के बीच बहुत लंबा संघर्ष हुआ था, उसको लेके पूना पैक्ट जिसको कहते हैं और उसके बाद जो आरक्षण के प्रावधान संविधान में शामिल किए गए थे, उसके तहत ये है कि अधिकतम 50% आरक्षण वंचित समाज को, पिछड़ों को, जो सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, अन्य दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं समाज में, वो उनको मिलेगा और उसमें 50% में जो आरक्षण का है, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो बना था पैमाना, जो बँटवारा किया गया था, जो अभी तक है कि
एससी को माने दलितों को 15%, आदिवासियों को माने एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% आरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर ही तय हुआ है कि मिलेगा। अब उसमें यही है कि अलग-अलग राज्यों में आबादी के हिसाब से उसमें उलटफेर है, लेकिन एक सीमा बना दी गई है मोटा-मोटी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा। हालाँकि कई राज्यों में इससे ज़्यादा भी आरक्षण है। तमिलनाडु में सुनते हैं और भी कई राज्यों में है। तो उसको उसके लिए बजाते विधानसभा से प्रस्ताव पारित होके और ये वो करके हो सकता है कि हो सकता है। लेकिन अपने झारखंड में जो अब तक था तो यही था, माने एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27%। 2023 में झारखंड में आरक्षण का दायरा बढ़ा के कर दिया गया। एससी को 10%, एसटी को 26%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और पिछड़ा वर्ग को माने ओबीसी को 2 भाग में बांट दिया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 8% और पिछड़ा वर्ग को 6%, यानी 14% इनके लिए आरक्षण किया गया। हालांकि 11 नवंबर 2022 को में ही राज्य सरकार ने, यानी हेमंत सोरेन सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 77% करने का विधेयक पारित किया था। वो क्या था कि एसटी को 28%, ओबीसी को 27% और एससी को 12% किया जाएगा। इस विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा करते हुए राजभवन को भेज दिया गया था। वह राजभवन को आज पड़ा रहा। फिर यह आपत्ति करके लगभग 1 वर्ष के बाद यह आपत्ति करके उसको लौटा दिया गया कि इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा नहीं थी। हालांकि सच्चाई है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी के लिए 14% से को बढ़ाकर 27% आरक्षण करने की अनुशंसा की थी। सरकार इसी आधार पर उसको भेजा था, लेकिन राजभवन को नहीं करना था। पॉलिटिक्स करनी है राजभवन को, मोदी सरकार को। वो उन लोगों ने एक क्लाउज लगा दिया कि आपके पास कि पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा आपके पास नहीं है। और वो उसकी वजह ये थी कि आयोग का गठन ही नहीं हुआ था, या गठन हुआ था तो उस समय कोई अध्यक्ष और सदस्य वगैरह नहीं थे, शायद आयोग का गठन हो गया था। फिर सरकार 24 जनवरी 2000 इसी पिछले वर्ष पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया है और अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद बनाए गए हैं। आयोग ने आरक्षण के प्रस्ताव को बोर्ड में पारित कर सरकार को भेज दिया है, मैंने 27% आरक्षण। लेकिन ये अभी जो है वर्तमान में जो है वो ये कि 22 में जब वो भेजा गया था 77% विधानसभा से पारित करके यहाँ 50% का दायरा बढ़ाकर किया जाए, क्योंकि ये जातियों की स्थिति है तो उसको तो लटका हुआ है। तो 2023 में झारखंड सरकार ने 50% के दायरे में ये आरक्षण को जो बांटा था वो है कि एससी को 10%, एसटी को 26%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 2 भागों में बांट दिया गया, अनुसूचित 1, अनुसूचित श्रेणी 2, और 1 को 8% और 6%, यानी कुल 14%। ये है, ठीक है, ये ग्रीवांस है, हो सकता है इसको ठीक करना चाहिए। और इसके लिए यदि आंदोलन यदि होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन इसके बजाय कुर्मी समाज ने शॉर्टकट में रास्ता ये अपनाया, और या जो जिनको इसके नाम पर राजनीति केवल करनी थी उन लोगों ने इसको
इस रूप में किया कि नहीं, हम तो आदिवासी हैं ही और हमको एसटी सूची में मिलना चाहिए, और हमको 1931 के पहले एक आदिवासी सूची में थे ही, और उसको अंग्रेजों ने हटाया था, ये वो, और ये सब बातें कही जाती हैं। और तो वो लंबा चौड़ा दलील है, बहुत तरह की बातें हैं, पक्ष विपक्ष। तो ये सब तो अदालती मसला अब धीरे-धीरे बन गया है, तो अदालत ही कोई फाइनल फैसला करेगी, या दोनों समाज के लोग मिल-जुल के बैठ के बातचीत करके इसको फरिया सकते हैं। लेकिन यहाँ तो पॉलिटिक्स करना और वो चल रहा है। तो इसी बीच 2-3 दिनों से मेरे दिमाग में एक चीज़ मथ रहा है कि ठीक है, आदिवासियों को इतना आरक्षण मिला हुआ है, मान लीजिए 26% तक कहा जा रहा है, और उसमें भी कुछ लोग हमारे जानकार मित्र हैं, रश्मि कात्यायन, उन्होंने और भी बताया कि जो जिलावार अलग और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मान लीजिए किसी जिले में आदिवासियों की आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ उसके हिसाब से जिलावार आरक्षण सूची में बदलाव आ जाता है, या नौकरी में आरक्षण कितना होगा वहाँ तय, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग होता है। तो कुल मिला के ये स्थिति तो है, आरक्षण है। तो अब दूसरे सवाल पर आते हैं, जो ज़्यादा चिंतनीय है, कि मान लीजिए अभी मान लीजिए, ज़्यादा मत सोचिए कि बढ़ेगा या कितना होगा। अभी 50% के अंदर आरक्षण है, यानी वंचित क्लास को, तीनों को जोड़ लीजिए उसमें, आदिवासी को, कुर्मी को यानी ओबीसी को, और दलित को। तो आपके पास मान लीजिए 50% आरक्षण है, तो क्या नौकरियों 50% लोग इस वंचित समाज के हैं? क्या उसमें आदिवासी या ओबीसी के लोग या दलित लोग मिलजुल कर किसी भी संस्था में, किसी भी सरकारी विभाग में, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, शिक्षकों के बीच चले जाइए, कहीं भी देख लीजिए, जहाँ-जहाँ नौकरी, सरकारी नौकरी है, वहाँ जाके सर्वेक्षण करके आप पता करके, या एकदम खुले नज़र से, बहुत ज़्यादा गहन नहीं, आप जहाँ हैं वहीं ज़रा जान तो लीजिए, वो आरक्षण का लाभ कितना हुआ। यानी 50% सरकारी नौकरी में 50% आप दिखना चाहिए आपको, अपने समुदाय के लोग को, आदिवासियों को, मूलवासियों को, दलितों को 50% है। आप देख के आश्चर्य होता है कि कुछ नहीं, जैसे हम बहुत सर खपाए कि आदिवासी कितने हैं सरकारी नौकरियों में। तो जो पता चला, एक तो आंकड़ा है नहीं उसका कोई उपलब्ध सही कि आपको बता सके, लेकिन जो इधर-उधर न्यूज़ तरीके से, न्यूज़ में, समाचार में इस तरह की जो खबरें छपती हैं, उसमें यही कहा जाता है कि राष्ट्रीय पैमाने में मान लीजिए 7.5% माने आदिवासियों का आरक्षण है। तो नौकरी में शीर्ष पदों पर 7.5% हैं आदिवासी, टॉप अफ़सरों के सूची में। वो तो राहुल गांधी घूम-घूम के बता रहे हैं कि शायद इक्का-दुक्का आदमी है, 1-2 अफ़सर दिखाई देता है, सिर्फ़ माने ट्राइबल समाज का। तो ठीक है, ट्राइबल समाज का हो, दलित समाज का हो, ओबीसी का ही हो, उस शीर्ष पदों पर कितना है? सरकारी नौकरियों में कितना है देश में? और अपने देश का बात जाने दीजिए, उतना दूर तक कैसे खपाइएगा, सारा कहाँ से खोजिएगा, कोई आँकड़ा-वाँकड़ा कहीं ठीक-ठाक मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे मीडिया को ही देख लीजिए, बहुत बड़ा माध्यम है ना, नौकरी का बहुत बड़ा स्रोत है, हालाँकि वो सरकारी नहीं है, निजी क्षेत्र है, उसमें कितने लोग हैं आदिवासी, कितने लोग हैं ओबीसी समाज के, कितने दलित हैं। बहुत बार इसका सर्वेक्षण, खोज हुआ है, पूरा मीडिया में वर्चस्व है अगड़ी जातियों का, जो मुश्किल से 10% भी नहीं, 8% है, 10% होंगे, उनका है। उसमें भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का है वर्चस्व। जितना न्यूज़ चैनल देख लीजिए ना, सब आपको उसके संचालक और ये वो संचालक नहीं, उसका एंकर बड़े-बड़े जितने हैं, ज़्यादातर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत इसी तरह के लोग मिलेंगे। दलित, ओबीसी या आदिवासी समाज के कहाँ दिखाई देते हैं। उसी तरह सरकारी नौकरियों में झारखंड के बारे में
यही मोटा-मोटी कहा जाता है। हम इसका पुख्ता दावा नहीं कर सकते हैं कि यही सही है। लेकिन जो खबरें जो जितना उपलब्ध है जानकारी में, उसमें यही कहा गया है कि लगभग साढ़े 3 से 4% आदिवासी हैं, मात्र सरकारी नौकरियों में। अब इस बात का पड़ताल कौन करेगा और कैसे देखेगा? ये जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, वो अपने आस-पास घूम कर के देख के पता कर सकते हैं कि आपके बगल में एक स्कूल है, मान लीजिए कोई चल रहा है। पता कर लीजिए कि उस स्कूल में यदि 100 टीचर है, तो उसमें प्राइवेट स्कूल यदि है, मान लीजिए कि 100 टीचर है यदि किसी कॉलेज में चाहे स्कूल में, उसमें आदिवासी कितने हैं, ओबीसी समाज के कितने हैं, दलित कितने हैं, आपको सारा भेद खुल जाएगा। तो भाई स्थिति ये है कि आपको आरक्षण है, आरक्षण मान लीजिए 50% आरक्षण आपको है अभी, उसको 72% कब होगा नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन झारखंड में ओबीसी, आदिवासी और दलित को मिलाकर 50% आरक्षण है। लेकिन क्या सरकारी नौकरी में 50% लोग इस तबके के दिखते हैं? हैं? नहीं दिखेगा कहीं। सरकारी क्षेत्र में तो ही नहीं है, तो प्राइवेट संस्थान में कैसे आप उम्मीद कीजिएगा कि दलित को और ओबीसी को और आदिवासियों को नौकरी मिलेगी? छिट-पुट रूप से, जैसे उसमें जो आदिवासी समाज में जो ईसाई बन चुके हैं, हो सकता है उस तबके से कुछ लोगों को नौकरी मिली है। हालाँकि हमारे तो जितने साथी संगी तेज तर्रार आस-पास हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। चाहे सालखन मुर्मू हो, चाहे ग्लैडसन डुंगडुंग हो, चाहे वंदना टेटे हों, चाहे जितने भी तेज तर्रार सुनील मिंज हो, सब तो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, अपने लिए जगह समाज में बना रहे हैं। सब योग्य हैं, सब जितने लोगों को आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। पत्रकारिता में, चाहे नौकरी में, चाहे इसमें, उसमें, कहाँ दिखाई देता है? हमारे साथ जो हम जिस बस्ती में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें कम से कम 10-12 लड़कियाँ ऐसी हैं जो ग्रेजुएट हो चुकी हैं। कुछ लोग एमकॉम कर चुका है, एमए कर चुका है, कहाँ नौकरी मिल रहा है? आरक्षण का लाभ कहाँ उठा पा रहे हैं लोग? तो क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? तो पहले तो एक फैक्चुअल जानकारी नहीं है। लोग जानने में उत्सुक भी नहीं है कि क्या स्थिति है, आरक्षण यदि है जितना, उसका भी लाभ क्यों नहीं हम उठा पा रहे हैं? उसमें हम लोग जब बात करते हैं तो जो कुछ साथी संगी मिलकर बात किए, जैसे अभी बताया कि रश्मिका त्यान जी से हम 2 रोज़ पहले बातचीत किए, इस बारे में ठीक से पूछे कि भाई आप लोग तो, हम लोग इतना डिटेल्स नहीं जानते हैं, आप लोग तो रहे हैं, कोर्ट में बैठते हैं, जजों में कितने जज आदिवासी हैं और ओबीसी समाज के हैं या दलित हैं? तो उन्होंने तो दूसरी ही बात कही कि आजकल इंटर्नशिप करने जो लोग आता है, लड़का लोग, उसमें बहुत सारा जो वकील बनेगा या और कुछ बनेगा, तो वो लोग जो पढ़ने आता है, इंटर्नशिप करता है, उसमें बहुत कम इस तबके के लोग हैं, आज जो आते हैं उनके साथ भी घोर इतनी उपेक्षा होती है कि उस जिसके अंडर में वो करते हैं, वो कुछ सिखाता-विखाता नहीं है। बैठ के वो दिन बिता देता है केवल, इस तरह से चल रहा है ये। उसी तरह हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि नीचे जो माने सिपाही में, चाहे इसमें, क्योंकि उसमें वहाँ ज़रूरत है लोगों का, तो उसमें कुछ बहाली हुई होगी। लेकिन टॉप में ये और ये बहुत कठिन नहीं है। आप रांची यूनिवर्सिटी में एक निकाल के देख लीजिए, कितने लेक्चरर हैं और उसमें किस जाति और समुदाय के हैं। सारे शैक्षणिक संस्थानों में जो है, स्कूलों में देखिएगा, स्कूलों में मेरे भी मित्र आए थे, श्रीकांत जी, जो हैं फ़ोटोग्राफ़र और बहुत कुछ हैं, बसिया या कहाँ तो वहाँ रहते हैं। तो वो बता रहे हैं कि इस आस-पास के स्कूलों में पुराने ज़माने का 2-4 खुर्राट बूढ़ा टीचर मिलेगा, जो सरकारी है, परमानेंट है। नहीं तो खाली संविद माने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल टीचरों का भरमार है, जो 12वीं पास है या आईए पास है या ग्रेजुएट भी है,
और सब कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा है, उसमें योग्यता नहीं है, कुछ नहीं है, तो सारा तो स्कूल कॉलेज का हालत ही ये है। तो आरक्षण को लेके जो आंदोलन, जो आपसी संघर्ष, ये जो भूत है आरक्षण का, जो वो पूरा हर जगह, हर राज्य में चल रहा है ये सब चीज़। इसको लेकर सबसे ज़्यादा आंदोलन भी होता है। लेकिन ये चिंता कभी नहीं देखी है हमने कि लोगों में ये जागरूकता हो कि उस आरक्षण का कितना लाभ हो पा रहा है और लाभ नहीं हो रहा है, उसकी वजह क्या है? उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि उसमें भाई-भतीजावाद है, चाहे वहाँ बहाल नहीं होता है, इंटरव्यू में छाँट दिया जाता है। बहुत तरह का जो स्टेजेज़ होते हैं बहाली के, उस क्रम में छँट जाते हैं, छाँट दिए जाते हैं, बैकलॉग में चला जाता है सीट, फिर अगली बार फिर होगा और बहुत दिनों से तो बहाली-वहाली सही ढंग से हो ही नहीं रहा है, तो कहाँ से होगा? एक तो वो वजह है, दूसरा ईमानदारी से ये भी स्वीकार करना होगा हम लोगों को कि जो न्यूनतम अर्हता, योग्यता चाहिए, इसका भी अभाव है साथी। जब पूरा स्कूली शिक्षा ही खत्म है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, जब भी बुनियादी स्कूल शुरुआती है, कॉलेजों का हालत खराब है, कुछ इक्का-दुक्का कॉलेजों को छोड़ के कहीं कुछ नहीं, सब जगह केवल डिग्री बँट रहा है, केवल इस तरह का। तो उसके कारण भी जो जो बड़ा कॉम्पिटिशन, जितना भी प्रतियोगिता वाली परीक्षा होती है, उसमें लोग पिछड़ जाते हैं। कुछ तो धाँधली और ये वो भी है, लेकिन एक ये है कि लोग कॉम्पिटेंट भी नहीं हो पा रहे हैं ठीक से कि उसका लाभ उठा पाएँ। तो इसलिए साथी इस बात को अभी अब समाप्त करेंगे कि भाई ठीक है, आरक्षण के लिए जो आंदोलन हो रहा है और जो छीना-झपटी मची है और बड़े-बड़े प्रदर्शन, यो थोड़ा-सा उधर भी ध्यान दो भाई कि आरक्षण जो मिल रहा है, वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है और वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है? ये बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जातीय सर्वेक्षण जब होगा, तो शायद इस बात का खुलासा होगा कि आरक्षण माने किस जाति या किस समुदाय के लोग कितने नौकरियों में हैं, शायद उससे भेद खुलेगा। अभी तो सर्वाधिक अंधकार है, कहीं आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, पता ऐसे आपको चल सकता है कि आप चले जाइए, बगल में कोई स्कूल, आप सरकारी स्कूल देखते हैं या बगल में कोई कॉलेज है, वहाँ देखते हैं या कोई सचिव कलेक्टेरिएट है या मान लीजिए ब्लॉक का ऑफ़िस ही है। जाके देख लीजिए वहाँ जो कर्मचारी हैं उसमें कितने लोग कितने ओबीसी के लोग हैं, कितने दलित समुदाय के हैं, कितने आदिवासी हैं। मान लीजिए किसी भी संस्था में चाहे किसी भी जगह 100 आदमी कर्मचारी है, तो ये वहाँ आप देख के पड़ताल कर सकते हैं। और मेरा हम क्या कहेंगे, हम बहुत दावा नहीं कर सकते हैं कि हम भी गहन इसमें सर्वेक्षण और इस तरह काम नहीं किए हैं, लेकिन मेरा अनुभव जितना है, जितना हम देख पाए हैं, उससे पता चलता है कि यदि आप को 50% आरक्षण है इस राज्य में, तो सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में 50% क्या 10% भी लोग आपको नहीं दिखेंगे। और ऐसे तो कहा तो ये जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में महज़ साढ़े 3 से 4% लोग आदिवासी खास करके बोल रहे हैं, आदिवासी समुदाय के हैं। तो ये एक चिंता का विषय होना चाहिए। केवल एक माने इस तरह का आंदोलन, उत्तेजनात्मक वातावरण बनाना, एक-दूसरे को गाली-गलौज करना, समस्या को ठीक से समझना ही नहीं, तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। धन्यवाद साथी, जोहार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज की बात को सुने होंगे और ध्यान से इस दिशा में कुछ चिंतन-मनन करेंगे।